लेकिन अगर आप ईएमआई से ले रहे हो बाइक तो ये वीडियो देखें, मैं आपको 100% आपके बहुत सारे पैसे बचवाऊंगा। मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना चालू किया, ठीक है जी। रिसर्च करना चाहिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज़ बी विद मी, बिकॉज मैं इसमें आपको 250 सीसी में बेस्ट बाइक भी बता दूंगा, 350 2.5 लैक्स में कौन सी बेस्ट बाइक है वो भी बता दूंगा, ठीक है जी। और दूसरा आपको पैसे कैसे बचाने हैं, सेव करने हैं, वो भी आज इसी वीडियो में बता दूंगा। 350 RS लूँ या CB 350 हाइनेस लूँ या CB 350 लूँ ओनली, जो एकदम न्यूली लॉन्च हुई है। तो हेलो जी, वेलकम ऑल टू माय चैनल द होली प्लेस इंडिया। तो ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो नई बाइक या नया व्हीकल, फोर व्हीलर भी या कुछ और भी परचेज़ करने जा रहे हैं। आप अपने मनी कैसे सेव कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके उन चीज़ों में हेल्प करेगी। तो इसके लिए मैंने पूरे पॉइंट्स तैयार कर रखे हैं। मैंने अभी अपनी नई बाइक परचेज़ कर ली है जो कि है होंडा CB 350 RS। मैंने मन में बहुत सारे डाउट थे बाइक परचेज़ करते टाइम, जैसे कि मेरे को हस्कवर्ना 250 विटप्लेन लेनी है, या फिर गोरिल्ला के लिए वेट करना चाहिए था, या फिर होंडा CB हाइनेस लेनी चाहिए थी, या 350 लेनी चाहिए थी, या फिर ट्रायम्फ के लिए जाना चाहिए था स्पीड, या फिर मैं एडवेंचर के लिए जो अपनी YSD रोडस्टर है या फिर YSD की एडवेंचर बाइक जो है उस पे जाना चाहिए था। तो इन सब पे ना जाके मैं होंडा पे ही क्यों गया, ठीक है जी। इन सब की मैंने टेस्ट ड्राइव ली। मैं बैकग्राउंड में वीडियो प्ले करता रहूँगा साथ के साथ, कि ताकि आपको भी लगे कि ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा है। इन सब की मैंने टेस्ट ड्राइव भी लेके आया, उसके बाद मैं फिर होंडा पे गया। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैंने होंडा ही क्यों ली। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट ड्राइव ली हस्कवर्ना 250 विटप्लेन की। उसकी जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली, एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं सीधा स्विच कर रहा था हीरो पैशन से, सीधा मतलब एक 100 सीसी 99 सीसी की बाइक से सीधा 350 300 250 सीसी की बाइक पे मैं सीधा स्विच कर रहा था। तो मेरे अंदर एक डर था कि क्या मैं वो बाइक चला पाऊँगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया हस्कवर्ना विटप्लेन 250 की। मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली। जब उसमें क्या था कि जब तक 3000 RPM कि अगर आप अंडर रखोगे उस बाइक को तो उसमें इतनी पावर नहीं शो होगी, बट जैसे ही आप उसको 3000 RPM से ऊपर लेके जाते हो एकदम से थ्रस्ट मिलता है आपको, और आपकी पावर एकदम से सडन जंप करती है। तो वो थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल है। और दूसरा चीज़ है कि वो जो बाइक है उसका थोड़ा सा हीटिंग का भी है। मैंने थोड़ी देर ही टेस्ट ड्राइव ली, उसमें थोड़ा सा हीट मेरे को फील होने लगी थी। तो लेकिन बट वो मेरे को पसंद आ गई थी, पहले से ही मन था कि वो लेनी है। फिर उसके बाद में आया YSD एडवेंचर पे। YSD एडवेंचर बाइक मैंने चलाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बाइक बहुत हैवी थी, मुझे हैवी लगी, या उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा नहीं था। वो बहुत ज़्यादा हैवी लगी मुझे बाइक चलाने में, टर्न वगैरह लेने में भी हैवी थी वो। उसका भी इंजन वैसे हीट कर रहा था। मतलब हस्कवर्ना विटप्लेन से तो मैं उसे नीचे ही रखूँगा। बेशक से उसमें 300 सीसी या 350 सीसी का इंजन है, पर फिर भी मैं उसको उससे नीचे रखूँगा हस्कवर्ना से। हस्कवर्ना क्या है, उसकी सीट भी अच्छी है हस्कवर्ना विटप्लेन 250 की। आप चाहे तो कोई भी प्लेन उसमें आराम से बिठा सकते हैं, कंफर्टेबल सीट है उसकी। और बाइक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये सारी बाइकें सेम ही रेंज में हैं, 2.50 लैक्स की रेंज में आती हैं। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट ड्राइव ली आपकी ट्रायम्फ। ट्रायम्फ स्पीड 400 की जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली, वो बाइक मतलब एकदम लीनियर है, बट लीनियर में भी उसकी पावर एक लेवल ऊपर चलती है इन सब बाइकों से। उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लीनियर पावर है, आप संभाल सकते हो उसको, बट फिर भी इन बाइकों से पावर बहुत ज़्यादा है। दूसरा 400 सीसी का इंजन आ गया उसमें, या 450 जितना भी सीसी का इंजन है, तो वो उस हिसाब से माइलेज भी कम देगी। और मेरे को ऐसी बाइक चाहिए जो सिटी पर्पस के लिए मैं डेली उससे ऑफिस भी अप डाउन कर सकूँ। बेसिकली मेरे को पैशन से अपग्रेड करना था, वो मेरी रेगुलर बाइक रहेगी। तो अब इन बाइकों के चेक करने के बाद मेरा था मन सुजुकी वी स्ट्रॉन्ग को भी देखने का, बट उससे पहले मैं चला गया होंडा बिग विंग शोरूम। फिर जैसे ही मैं होंडा बिग विंग शोरूम एंटर किया, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाकी अदर शोरूम से होंडा बिग विंग शोरूम्स बहुत अलग है, ठीक है। उधर पे जो लोग वेलकम करते हैं, आपका कस्टमर का कैसे वेलकम करना चाहिए उनको अच्छी तरह पता है, ठीक है। जो उनका बिहेवियर था, जो बैठा के समझाते हैं, आपसे पूछते हैं कॉफ़ी
पानी इन सब के लिए, वो भी कोल्ड ड्रिंक इन सब के लिए, वो भी बहुत अच्छा था उनका। तो पहले तो वेलकमिंग उनका मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने तसल्ली से मुझे बैठाया, फिर मैंने उन्हें बोला क्योंकि मेरे को CB हाइनेस 3B350 या RS तीनों में ही कंफ्यूज हूँ मैं, आप मेरे को बताइए। वहाँ पर डिस्प्ले में बाइक लगी हुई थी, मैं एक एक करके बाइक देखने गया। पहली बात तो ये है कि जब मैंने बाइक को सामने से देखा होंडा पे, तभी मेरा हस्कवर्ना विटप्लिन 250 से मन जो है स्विच कर गया एकदम ही। क्योंकि वो बाइक को जब मैंने टच किया ना, उसका जो मेटल था, ठीक है जी, और जो उस बाइक की बिल्ड क्वालिटी, वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। उस बाइक की बिल्ड क्वालिटी के सामने अभी तक कोई बाइक मेरे हिसाब से नहीं टिक पाएगी। जब आप उसे देखने, आप खुद जब उसे जाओगे देखने, फील करोगे, तो तब आपको पता चलेगा। फिर जैसे ही मैंने उसको टेस्ट ड्राइव लेने गया, मैंने एक्चुअली RS की टेस्ट ड्राइव ली थी, मैंने उसके बाद हाइनेस की भी टेस्ट ड्राइव ली कि डिसाइड करने के लिए क्या लूँ, RS लूँ कि हाइनेस लूँ। तो मैं RS की टेस्ट ड्राइव ली और मैं पैशन से स्विच कर रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ। जितना डर मेरे को विटप्लिन 250 चलाने में लगा, जबकि उसका वेट कुछ 160 या 170 किलो है, 160 है, 166 kg है शायद से। लेकिन जो आपका RS है, होंडा CB 350 RS, इसका वेट जो है वो आपका है 180 kg है या 186 kg के आसपास है। हाइनेस का 189 kg है, ठीक है जी। तो जब मैंने इसको चलाया, इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा था कि मैं इसको आराम से मैनेज कर पा रहा था अपनी फर्स्ट राइड में ही, टेस्ट ड्राइव में ही इसको आराम से मैनेज कर पा रहा था। बस थोड़ा सा जब यू टर्न लेना था तब थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ता था मुझे, पहले रोक लेता था मैं, आराम से लेता था। लेकिन जब स्ट्रेट चलता था तो ऐसा मन करता था थोड़ा सा भगाऊँ इसे, ठीक है, पावर इसकी फील करूँ कैसी है। भाई इसका इंजन इतना स्मूथ था, इतना स्मूथ था कि मतलब एकदम बटरी स्मूथ जिसे बोलते हैं। और साउंड भी इसका बहुत अच्छा है, होंडा CB 350 हाइनेस का भी, RS का भी, और CB 350 जो आपकी आती है पूरा बुलेट लुक में, उसका भी पूरा इंजन जो है बहुत ज़्यादा बटरी स्मूथ है। तो 50% तो जब मैंने इसको टच किया था, इसका जो बिल्ड क्वालिटी थी, उससे मेरा मन इसकी तरफ शिफ्ट हो गया था। फिर दूसरा, जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली तो मेरा पूरा मन हस्कवर्ना विटप्लिन 250 से इसकी तरफ पूरा स्विच ही हो गया एकदम से, कि अब लेनी है तो होंडा की CB 350 में सीरीज़ में से ही कोई बाइक लेनी ही लेनी है, ठीक है जी। अब मेरी कन्फ्यूज़न थी CB, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना चालू किया, ठीक है जी। रिसर्च करना चाहिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज़ बी विद मी, बिकॉज मैं इसमें आपको 250cc में बेस्ट बाइक भी बता दूंगा, 2.5 लैक्स में कौन सी बेस्ट बाइक है वो भी बता दूंगा, ठीक है जी। और दूसरा, आपको पैसे कैसे बचाने हैं, सेव करने हैं, वो भी इसी वीडियो में बता दूंगा। अगर आप कैश ले रहे हो तो आप सिर्फ एक ही तरीके से बचा सकते हो पैसे, वो है आप इंश्योरेंस खुद लो, ठीक है। बाकी RTO और बाइक का प्राइस कंपनी पे छोड़ दो, ठीक है जी। तो आपके पैसे बच जाएंगे। एको से इंश्योरेंस करवाओ या किसी से भी इंश्योरेंस करवाओ, आप खुद करवाओ इंश्योरेंस, ठीक है। आपको 4 to 3,000 आपके बचने ही बचने हैं अगर आप बिग बाइक्स में जाते हो, जैसे 350cc की बाइक्स में जाते हो, ठीक है जी। लेकिन अगर आप EMI से ले रहे हो बाइक, तो ये वीडियो देखें, मैं आपको 100% आपके बहुत सारे पैसे बचवाऊँगा। क्योंकि मैंने जिस तरीके से बाइक ली है, मेरे पैसे बहुत ज़्यादा बचे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। इवन कि मैंने RTO भी खुद ही करवाया अपना, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे बचे हैं। तो पहले अब तो बैक टू टॉपिक आ जाते हैं कि जब मैंने CB 350 RS, ठीक है, ये टेस्ट ड्राइव ली, उसके बाद मैंने हाइनेस की भी टेस्ट ड्राइव ली। तो मेरी कन्फ्यूज़न क्या थी कि मेरे अपने जो वाइफ है उसको भी ट्रैवल करवाना था अपने साथ, ट्रैवल करवाना है और ट्रैवल आगे करना भी है। क्यों? क्योंकि खाली अपने लिए थोड़ी बाइक ले रहे हैं आप, हम अपने फादर को भी ट्रैवल करवाना है पीछे बैठा के, मदर को भी, वाइफ को भी, ठीक है जी, डॉटर को भी, इन सबको करवाना होता है। खाली अपने लिए ही कोई नई चीज़ नहीं लेता है, इन सबको आपको माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है जी। वरना अगर इनको माइंड में नहीं रखना था तो मैं फिर अब KTM डूक पे भी जा सकता था फिर, ठीक है। अपनी पल्सर 400 है जो ये है आपकी Z सीरीज़ में जो 400 है, उस पर भी जा सकता था, बट मैं नहीं गया। तो ये कुछ रीजंस थे कि मैं सिर्फ होंडा की बाइक पे ही गया। तो अब होंडा की RS हाइनेस पे देख रहा था मैं, बट वो एक स्पोर्टीनेस जो लुक होता है वो नहीं मिल पा रहा था होंडा की हाइनेस पे, ठीक है। लेकिन RS का एग्जॉस्ट थोड़ा सा अच्छा है हाइनेस और CB 350 से, ठीक है। आप जब जाओगे खुद फील करोगे आप, ठीक है। एग्जॉस्ट भी अच्छा है, प्लस उसका जो लुक है वो स्पोर्टीनेस है, प्लस उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं बोलूँगा इन दोनों से थोड़ा सा बेटर है, ठीक है जी। क्योंकि इसका वेट भी इसका 4-5 किलो लेस है हाइनेस से भी और CB 350 से भी। इसका 184 या 186 kg है, उनका 189 kg है, ठीक है। और
जो इसकी एसेसरीज वैसे तो सब में लग जाती है, लेकिन जो एसेसरीज का असली लुक आता है ना, वो Honda CB350 RS पे ही आता है। दूसरा इसका जो कलर था मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था, रेडियंट रेड जो है आपका डीलक्स प्रो वेरिएंट है, और रेडियंट रेड कलर आ रहा है इसका जो मैंने अभी परचेज़ किया है। ठीक है जी, अब ये तो हो गई कि बात कि मैंने 350 सीसी या फिर 2.5 लाख में Honda CB350 RS ही क्यों चूज़ करी। ठीक है, इसके अभी मैं आपको ब्रीफ में समरी में बता देता हूँ रीजंस क्या क्या है। सबसे पहले, आप इसकी सीट छोटी नहीं है, आप पिलियन बैठा सकते हो। मैं अपने फादर को भी बैठाया, अपनी वाइफ को भी बैठाया। ठीक है, आगे फ्यूचर में मम्मी को भी बैठाऊंगा, भाई को भी बैठाऊंगा। ठीक है, आप आराम से बैठा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका 350 सीसी सेगमेंट के अंदर इससे अच्छा माइलेज कोई बाइक आपको नहीं दे सकती, ये गारंटी है। मेरी बाइक को लिए हुए मैंने अभी 500 किलोमीटर में टच करने वाला हूँ। न्यू बाइक लिया, 19 जुलाई को मैंने परचेज़ की थी, 500 किलोमीटर टच करने वाला हूँ मैं। और मेरी अभी बाइक 38 to 37 का विदाउट फर्स्ट सर्विस माइलेज दे रही है, Honda CB350 RS। ठीक है, क्योंकि मैंने जाते ही इसका टैंक फुल करवा दिया था, 14.5 या 14 लीटर्स में आ गया था इसके अप्रॉक्स। मैंने नोट नहीं किया था पर मेरे को याद है। ठीक है, मैंने इसका टैंक फुल करवा दिया था। होंडा क्लेम करता है 13 लीटर आता है, पर 30 लीटर से इसमें थोड़ा सा ही ज़्यादा आता है। ठीक है जी, तो उसके बाद जब मैंने अभी दोबारा से पेट्रोल फिल करवाया तो उसमें कुछ 9.6 लीटर का पेट्रोल आया। उसके हिसाब से जब मैंने किलोमीटर से कैलकुलेट किया तो एवरेज जो निकल के आई मेरी, मैं बिल्कुल हैरान था। एवरेज एक्चुअल में निकल के आई मेरी समथिंग 40 और 41 के आसपास। बट फिर भी मैं कम मार्जिन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि होंडा वाले भी कुछ 1 लीटर 1.5 लीटर डलवा के देते हैं आपको। फिर भी मैं कम मार्जिन लेके चल रहा हूँ कि चलो 41 आ रहा है तो कम से कम 37 to 38 तो ये दे ही रही है मुझे अभी विदाउट फर्स्ट सर्विस माइलेज। ठीक है जी, इसमें जो मैंने एसेसरीज लगवाई है, नकल गार्ड, ठीक है, फिर आपका सैडल बैग के लिए एक सपोर्ट आता है इसका, वो लगवाया है इसमें। बस मैंने दो ही चीज़ें लगवाई हैं, क्योंकि जो बैश प्लेट है इसके नीचे जो इंजन प्रोटेक्ट करती है वो RS में लगी आती है पहले से, ये चीज़ें लगवाई हैं। अभी तक तो ये बाइक एकदम स्मूथ, बटरी स्मूथ चल रही है, कोई भी टेंशन मुझे इसने अभी तक नहीं दी। ठीक है, अब 350 सीसी सेगमेंट में या फिर 2.50 लाख सेगमेंट में ये बाइक के लिए आपको समझ में आता है। अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। आप जब नई बाइक परचेज कर रहे हैं तो आप कैसे अपने रुपए सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे सेव कर सकते हैं। देखो, जब आप बाइक परचेज करते हो तो उसमें जो मेन चीज़ होती है, पहले होता है बाइक का प्राइस, फिर होता है RTO, ठीक है जी, फिर आपका आता है इंश्योरेंस। 3 चीज़ें आपको लेनी ही लेनी है। अगर एक्स्ट्रा कुछ दे रहा है कि सर RSA ले लो, RSA होता है रोड साइड असिस्टेंट ले लो, एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, या फिर एसेसरीज हम देंगे, तो वो ज़बरदस्ती दे रहा है, फिर आपको मर्जी है लेना है या नहीं लेना है। ठीक है जी, अब देखो इसमें भी क्या होता है, अगर आपको बाइक निकलवानी है तो ऑन द स्पॉट क्या करना होता है आपको। ऑन द स्पॉट आपको बाइक का प्लस आपको नंबर प्लेट, अगर आप शोरूम से ले रहे हो तो शोरूम वाले आपको नंबर प्लेट का थोड़ा सा मतलब चार्ज करेंगे। ठीक है, चार्ज तो नहीं करेंगे बट आपकी जो चॉइस की नंबर प्लेट नहीं आएगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपको इंश्योरेंस। ये 3 चीज़ें आपको, बाइक का प्राइस, नंबर प्लेट उसी में इंक्लूड हो जाएगा, प्लस इंश्योरेंस, ये ऑन द स्पॉट आपको, अगर आप बाइक लेने जा रहे हो, डिलीवरी ले रहे हो, तो आपको परचेज करना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा है RTO, वो आपकी चॉइस है। चाहे तो आप कंपनी वालों पे छोड़ दो कि आप करवाओ RTO, तो वो आपका RTO करवाएंगे, या फिर आप क्या कहते हैं खुद करवाओ RTO। अब जो बंदा कैश में ले रहा है बाइक, ओवरऑल पूरा कैश दे रहा है, ठीक है, तो वो कैसे सेव कर सकता है पैसे। वो पैसे सेव कर सकता है आपके इंश्योरेंस पे, क्योंकि बाइक का प्राइस वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, RTO का प्राइस वही रहेगा। 18,700 समथिंग का मेरा RTO पड़ा है इसका, Honda CB350 RS का, दिल्ली से। ठीक है जी, तो वो उसमें आप सेव नहीं कर सकते, लेकिन इंश्योरेंस में आप सेव कर सकते हो पैसे। ठीक है, जो 14,000 का कुछ का इंश्योरेंस दे रही थी होंडा कंपनी, मैंने जब एको से लिया तो वो इंश्योरेंस मुझे समथिंग 10,000 का कुछ पड़ा, तो 4,000 मेरे वहाँ सेव हो गए। ठीक है जी, अब तो ये हो गई कैश की बात कि कैश में आप इंश्योरेंस में सेव कर सकते हो पैसा। ठीक है, मैंने जो इसकी नंबर प्लेट ली है वो भी अपनी चॉइस की नंबर प्लेट ली है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि चॉइस की नंबर प्लेट कैसे लेनी होती है। ठीक है, नंबर मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मेरा नंबर है मैं बता भी देता हूँ, DL11PF 5005। ये नंबर मेरा आने वाला है, कुछ 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। RC भी आएगी और नंबर भी आएगा। नंबर जो आपका नेम प्लेट होती है डीलरशिप पे जाती है। ठीक है जी, चाहे आप चॉइस का नंबर लो,
चाहे आप डीलरशिप पे छोड़ दो, दोनों ही केस में आपको डीलरशिप पे से ही आपको नंबर लगवाना पड़ेगा। करते हैं हम कि अगर आप बाइक ईएमआई पे ले रहे हो तो आप अपने पैसे कैसे सेव कर सकते हो। बहुत पैसे सेव कर सकते हो आप। पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बड़ी बात होती है कि मोटी बातें कर लेते हैं। अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो सबसे पहले तो जो देखो, डीलर पे जो एजेंट्स होते हैं जो बाइक सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अलग होते हैं। और जो बैंक के एजेंट्स होते हैं जो आपको ईएमआई करवाएंगे, ठीक है, आपको मतलब एक तरह से फाइनेंस करवाएंगे, वो अलग होते हैं। ये टोटली डिफरेंट होते हैं। वो बैंक के थ्रू आए होते हैं और ये डीलरशिप वाले जो एजेंट होते हैं बाइक सेल कर रहे होते हैं, वो आपके डीलरशिप या उस कंपनी के होते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कंपनी के होते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझना कि ये दोनों एक ही बंदे। पहले चीज़ मैं क्लियर कर दूं। पहले तो मेरे थोड़ा सा अपने स्टोरी बता देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं गया बाइक शोरूम में, ठीक है, वहाँ पर एक XYZ एजेंट फाइनेंस वाला बंदा था। XYZ बैंक का था। बैंक का नाम मैं लूँगा नहीं, ना बंदे का नाम लूँगा, ठीक है जी। तो जब मैं उधर गया तो वो मेरे को जो बाइक लगा रहा था 14% रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है जी। 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं। पहला होता है आपका फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग, फ्लैट और रिड्यूसिंग, ठीक है। एक्चुअल में रिड्यूसिंग इज बेटर देन फ्लैट, अगर दोनों के परसेंटेज सेम है तो, ठीक है जी। अगर आप वैसे नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो फ्लैट का जब आप डबल करोगे तो आपकी लगभग अप्रॉक्स सेम ही ईएमआई बन जाती है, थोड़ी सी बस ज़्यादा होती है रिड्यूसिंग की। तो अब आजकल कंपनियां क्या कर रही हैं, 2 व्हीलर वाली मैक्सिमम आपको बाइक जो है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही दे रही है। पर 14% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैं जब गया उस एजेंट के पास तो वो क्या एक्चुअल में फ़ायदा उठा रहा था। एक्चुअल में क्या, उस शोरूम पे वही एजेंट था, ठीक है जी, बैंक का। तो वो सोचा कि चलो इसको, कस्टमर को कुछ पता नहीं है, इसको कुछ भी चिपका देते हैं, ठीक है। तो मैं गया उसके पास, मैं उसको बोला कि मेरा फाइनेंस सब कुछ अच्छा है, मेरे को 14% पे क्यों दे रहे हो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बोलता नहीं सर ऐसे ही होगा। चलो मैं एग्री भी कर गया, चलो ठीक है मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं उसको बोला कि आरटीओ मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है, और आपका इंश्योरेंस भी मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है। वो मेरी तरफ देखने लग गया कि ये बंदा तो थोड़ा चालाक है भाई, ठीक है। तो उसने क्या किया कि चलो, वो मेरे को फिर एक पेपर लिया। मैंने बोला, वो पहले मेरे को वर्बली समझाने लग गया, फिर मैंने बोला नहीं मेरे को पेपर पे लिख के दिखाओ कि आप कैसे कैसे क्या प्राइस करोगे और क्या काटोगे, ठीक है। वो पेपर पे लिखने लग गया। तो वो बंदा घूम फिर के मेरे को एक ही चीज़ बोल रहा, सर इंश्योरेंस के आप पे करोगे, पर मेरे को अपनी फाइल पास करवानी है तो मेरे को इंश्योरेंस भी यहाँ शो करना पड़ेगा। मैं उससे बोला भाई इंश्योरेंस तेरे को मैं तेरी फाइल में क्यों देखूँ, इंश्योरेंस तो मैं ऑन द स्पॉट ले रहा हूँ अपना अपना उसमें मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ। वो बोला नहीं सर लेना पड़ेगा, मेरे को अपनी फाइल में अगर शो नहीं करूँगा तो फाइल ही मेरी क्लियर नहीं होगी, पास नहीं होगी। मैं उसको बोला कहाँ है तेरी SOP, ठीक है, कहाँ है तेरे प्रोसीजर, दिखा मुझे कौन से बैंक, कौन सा बैंक कहता है कि इंश्योरेंस दोबारा से लेना पड़ेगा। मैं तो फिर इंश्योरेंस के पैसे इधर भी दूंगा तेरे को, मतलब अपने जो फाइनेंस की EMI बनेगी उसमें भी दूंगा, और जब मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ इंश्योरेंस खुद उसमें भी दूंगा। तो बंदा ढीठ था, पता नहीं क्या, वो जानबूझ के ऐसे कर रहा था। तो वो मतलब डटा रहा कि मैं 14 पे। तो मैंने उस टाइम पे मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं उठ के आ गया। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया इसके बारे में, फ्लैट रिड्यूसिंग के बारे में। और लेकिन जो एजेंट था जो बाइक सेल कर रहा था वो बढ़िया बंदा था, ठीक है जी। उसने मेरे को बता दिया कि सर ऐसे ऐसे दूसरा बैंक है, मैं आपको उसका नंबर दे देता हूँ, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लो। तो फिर जब मैंने दूसरे पे कांटेक्ट किया बैंक पे, तो XYZ बैंक था, बैंक का नाम नहीं लूँगा मैं। उन्होंने मेरे को सीधा बोला सर एक काम करो, आपको बाइक वाइक छोड़ो, आप ये बताओ आप डाउन पेमेंट कितनी कर रहे हो और हम आपको कितने का लोन दे डायरेक्ट। उसने ये बोला। मैं बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है। 2,56,000 ऑन रोड है वो अप्रॉक्स, इतना कुछ दिल्ली में, ठीक है जी। तो उतनी की बाइक ले रहा हूँ तो 990 का मैं डाउन पेमेंट देता हूँ, बाकी मैं 150 का लोन ले लेता हूँ अपना, है ना जी। डायरेक्ट बाइक का कोई चक्कर ही नहीं। तो उन्होंने मेरे को 12% रिड्यूसिंग में दिया। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। आप जितनी EMI बैक डेट में रखोगे, बैक डेट मतलब जितनी जल्दी रखोगे, अगर आप 5 तारीख में अपनी EMI कटवाते हो, ठीक है, तो आपका EMI कम बनेगी। अगर आप अपनी EMI 10 या 15 में कटवाओगे, आपकी EMI बढ़ जाएगी, ज़्यादा बनेगी, ठीक है जी। ये ट्रिक्स हैं। मैंने उससे जितना ज़्यादा मैं उससे बात करी, उससे मेरे को उतनी ही जानकारी मिली सीखने को कि कैसे कैसे मैं अपने पैसे बचा सकता हूँ, ठीक है जी। तो
मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फाइनेंस में कैसे आपको पैसे बचाने। अब देखो थोड़ा सा और बता देता हूँ, दोबारा से एक समरी है, दोबारा से सुन लीजिए। फाइनेंस में आपको कैसे पैसे बचेंगे जब आप बाइक फाइनेंस करा रहे हो, जितनी मैक्सिमम हो सके डाउन पेमेंट करो, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको आरटीओ खुद करवाना है। क्यों? क्योंकि जितना 18,700 के अप्रॉक्स का अगर आरटीओ होता है, तो और आप अगर उसको बाइक कंपनी से करवा रहे हो, जो भी टू व्हीलर वाले से, तो क्या होगा, वो बाइक के प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा, जितना भी आप डाउन पेमेंट के बाद पे करने वाले हो। और उस पर भी आपको 2 साल अगर 3 साल की आप जितने भी की भी बाइक की ईएमआई करवाओगे, तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझो इस चीज़ को आप, ठीक है। अगर आप खुद ले लेते हो आरटीओ और इंश्योरेंस, तो क्या होगा, आपका वो इन हैंड हो जाएगा कैश, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का इंश्योरेंस हो जाएगा, बढ़िया वाला लोगे तो जिस भी ऐप से आप लेना चाहो। और आरटीओ का जो होगा वो 18,900 या 17, छोटी बाइक होगी तो आपका 17-15 हज़ार में ही हो जाएगा आरटीओ, है ना जी। तो उसमें क्या आपको क्या करना है, आरटीओ आपको खुद करवाना है। वो भी प्रोसेस मैं समझा दूंगा इसी वीडियो में कि आरटीओ कैसे करवाते हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस भी खुद लेना है आपको। तो इंश्योरेंस आपने खुद लिया, आरटीओ आपने खुद लिया। और नंबर प्लेट का क्या है, अगर आपको नंबर प्लेट खुद लेनी है तो एम परिवहन ऐप है, उस पर जाइए, ठीक है। उसमें जाना है आपको चॉइस नंबर पे, ठीक है। एक ऑप्शन होता है चॉइस नंबर, एक होता है बिड वाला क्या होता है, ज़्यादा जो फैंसी नंबर होते हैं 006, 007, 100, इनके लिए होता है वो। आपको इस ऑप्शन में नहीं आना, चूज़ नंबर पे जाना है। उसमें आपको स्लॉट्स बहुत सारे नंबर दिख जाएंगे, ठीक है। उनमें से बहुत सारे जो रेड होंगे तो इसका मतलब ऑक्यूपाई हो चुके हैं, पहले ही कोई ले गया। ग्रीन जो होंगे तो वो आपको क्या कहते हैं, वो उस पर जो ग्रीन होंगे वो आपको अवेलेबल है, आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जो मेरे को नंबर मिला, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग चार्ज है नंबर के। यूपी वालों, जो मेरा दोस्त है एक उत्तर प्रदेश यूपी से है, उसको जो नंबर मिला उसको मिला 1,800 समथिंग का, या 1,400 समथिंग का। बट मैं दिल्ली से बुक कर रहा था आरटीओ से, तो मेरे को वो नंबर पड़ा 2,500 समथिंग का। लेकिन मेरा नंबर थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब वीआईपी बोल सकते हो उसे, 5,005। उसका जो नंबर है वो इतना वीआईपी नहीं है, वो थोड़ा अपना जो फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं उस पर चला गया, ताकि इजीली याद रहे उसको, ठीक है जी। तो ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है। जो मेरे को नंबर पड़ा वो 2,500 का पड़ा, ठीक है। तो ये होगी नंबर की बात। जब अब आरटीओ को समझाता हूँ कैसे करवाना है आपको। आरटीओ को कुछ नहीं करना, डीलरशिप जो होगा, जब आप बाइक परचेज कर लोगे आपका लोन पास हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस आप ऑनलाइन करवा लोगे किसी भी ऐप से, ऑन द स्पॉट 10,000 9,000 के बीच में करवाना, उससे ज़्यादा मत जाना, इतने बीच में बहुत बढ़िया वाला हो जाएगा, सबसे अच्छा जो होता है, ठीक है, इंश्योरेंस। तो वो ले लोगे तो उसके बाद क्या होगा, डीलरशिप एक फ़ाइल बनाएगा आपको, बाइक आपको मिल जाएगी, ठीक है। डीलरशिप एक फ़ाइल बना के देगा आपको, वो फाइल आपको लेनी जानी होगी आरटीओ लेके जाओगे उसको फाइल को। तो उसके बाद क्या होगा, आरटीओ वाले आपकी फ़ाइल में डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, उसमें क्या होगा, आपके साइन होने चाहिए ओरिजिनल जो आपने किए हैं, ठीक है। प्लस वो फाइल जो है पूरी फिल होनी चाहिए, ध्यान रख लेना, उस फाइल को एक बार पढ़ लेना, पूरी फिल होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और, आरटीओ में जिस बंदे की बाइक है, जिस बंदे के नाम पे बाइक है, प्लस वो बाइक, दोनों उधर पे प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि उनको चेक करना होता है चेसिस नंबर और इंजन नंबर, वो ऑन द स्पॉट चेक करते हैं उधर पे, ठीक है जी। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे तो अगली बार वो बोलेंगे सर कल आना विद बाइक, और जिसकी बाइक है उसको साथ में लेके आना, ठीक है जी। तो आप दोनों बंदे जाओ, बाइक जाओ, गाड़ी जाओ, ठीक है, दोनों जाओ उधर पे और चेक करवाओ अपना चेसिस नंबर, ये नंबर। फिर वो क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर में प्रोसेस करेंगे, उसके बाद बोलेंगे सर आपका हमने प्रोसेस कर दिया, आप ऑनलाइन एक लिंक आएगा, आपको मैसेज आएगा आरटीओ की तरफ से, एम परिवहन की तरफ से, आप उस पर पेमेंट कर दीजिए जितने भी आरटीओ के चार्जेस हैं। फिर आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, उसमें क्यूआर कोड का भी ऑप्शन होता है, और मतलब जो आपका यूपीआई नंबर होता है उसका भी ऑप्शन होता है। आप उसके थ्रू उस पेमेंट कर देंगे, जैसे ही पेमेंट कर देंगे उनको दोबारा से दिखा देना ये हमने पेमेंट की रिसिप्ट है, ये पेमेंट कर दी है। फिर आपको बता देंगे कि सर आपका जो आरसी है विदिन 1 वीक आपके घर पे पहुंच जाएगा, जो भी आपने एड्रेस डाला होगा उस फॉर्म में, ठीक है जी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे अगर आप आरटीओ फाइनेंस में ही करवा लेते हैं डीलर के पास। तो क्या होता है, आपका 3 साल के जितने भी आपने फाइनेंस कराया या 2 साल का फाइनेंस कराएगा, आपको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से फिर आरटीओ के चार्जेस भी आपको लग जाएंगे। तो यही वीडियो थी, कुछ पॉइंट छूटे तो नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, आरएसए क्या होता है, रोड साइड असिस्टेंस होता है, जो कि आपको 1 साल के लिए, अभी मेरे को जो है 1 साल के लिए मिला है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी बाइक कहीं भी ख़राब होती है तो आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर कॉल करिए, वो आपकी बाइक को फ्री ऑफ कॉस्ट टो करके लेके जाएंगे, ठीक है जी। टो करेंगे, हेल्प करेंगे। जो बाइक का नुकसान हुआ है वो तो
शायद से आप ही पे करोगे, ठीक है, वो खाली आपकी हेल्प करेंगे। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये आपको 5 लीटर पेट्रोल भी इन इमरजेंसी फ्री देते हैं, ठीक है जी। दूसरा मेरे को फ़ायदा क्या हुआ अपनी बाइक परचेज़ करने में जुलाई मंथ में कि मेरे को होंडा की 10 ईयर्स की वारंटी मिली है। मेरे को सबको मिलती है 2 ईयर्स या 3 ईयर्स की, मेरे को मिली है 10 ईयर्स की वारंटी, ठीक है। एक स्कीम और चल रही थी यंगस्टर वाली, बट मेरे को ये एक्सटेंडेड वारंटी वाली ज़्यादा स्कीम अच्छी लगी, मेरे को यंगस्टर वाली स्कीम पे मैं नहीं गया, ठीक है। और ठीक है जी, तो जितनी ये वीडियो बहुत लंबी होगी, अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है जी। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा लास्ट में कि जब भी आप बाइक परचेज़ करने जा रहे हो तो आप हमेशा पहले टेस्ट ड्राइव लो, वरना हो सकता है आपको बाद में ऐसा लगे अरे यार ये नहीं, ये बाइक लेनी चाहिए थी। क्योंकि मेरा पूरा मन मैंने पहले बना लिया था कि मेरे को जो है आपकी हस्कवर्ना वेटप्लेन 250 लेनी है। बट जब मैंने होंडा की टेस्ट ड्राइव ली, मेरा मन एकदम बहुत जल्दी ही फ्लिप कर गया कि ना भाई, ये जो क्वालिटी और ये जो राइड क्वालिटी दे रही है होंडा, ठीक है, इंजन की स्मूथनेस जो दे रही है, 10 ईयर्स की वारंटी जो दे रही है, ठीक है जी, वो हस्कवर्ना कभी भी नहीं दे सकती, ठीक है जी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी, और जो परचेज़ करने जा रहा है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑलरेडी, ठीक है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।